जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, बिहार में रवा माह इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के वक्त ये कहा जा रहा था कि बड़ा क्लोज कंटेस्ट होगा। एनडीए जो बीजेपी और जेडीयू बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी इसकी, और उसके बाद जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी आरजेडी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका इत्तेहाद था महागठबंधन। तो कहा जा रहा था कि बड़ा क्लोज कंटेस्ट होगा और जो नताइज होंगे शायद वो बीजेपी की जो अलायंस है उसके फेवर में जाएं। लेकिन हमने देखा कि जब रिजल्ट्स आए तो बिल्कुल जो अपोजिशन अलायंस था वो हमें दूर दूर भी दिखाई नहीं दिया। कुल 243 नशस्तें थीं बिहार के असेंबली की, और अपोजिशन अलायंस सिर्फ 35 नशस्तों पर कामयाब हो सका, जबकि बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस था वो 202 नशस्तों पर कामयाब रहा। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या भारत में जो इंतहा पसंद अप्रोच है वो एग्रेसिवली लोग उसके ऊपर जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जो तकरीबन 9 मरतबा बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका कोई जादू चला है? हुआ क्या है? प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे, और इसके लिए मुझे भारत से ज्वाइन किया है विवेक शांडिलिया ने। रीनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट हैं। विवेक भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम देख रहे थे कि इंडियन मीडिया पर भी जो डिस्कशन हो रही थी, कहा यह जा रहा था कि बिहार इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स होंगे उसमें काफ़ी क्लोज कंटेस्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन नताइज तो बिल्कुल बरक्स हैं। अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज, बिलखुसूस इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो इस तरह जिस तरह सफाया हो गया बिहार। इसकी रीजंस क्या है आपके नज़दीक? शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इनवाइट किया और अपने अपने चैनल पे हमें मौका दिया। दूसरी बात ये कि मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि बिहार के नतीजों में आप लोगों की दिलचस्पी है, और मैं इस बारे में जानकर थोड़ा सा हैरान हुआ कि हालांकि भारत के अपडेट्स को लेकर और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीज़ों को लेकर, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आप लोगों की दिलचस्पी समझ में आती है, लेकिन बिहार इलेक्शंस को लेकर और बिहार के रिजल्ट को लेकर, चूंकि बिहार हमारे 28 स्टेट्स में से एक स्टेट है और काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, तो इसके नतीजों में दिलचस्पी है। अव्वल तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये क्यों है। दूसरा, ये जो आपने रिजल्ट की बात की, देखिए जहां पर आप अगर स्ट्रेटेजी जानना चाह रहे हैं तो हुआ ये कि जो अभी तक एनालिसिस किया गया है, जो नतीजों को जिनकी समीक्षा की गई है, उनमें ये हुआ कि अपोजिशन कहीं ना कहीं एक रणनीति के ऊपर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डीले हुए, उनके टैक्टिक्स थोड़े डीले हुए, उनकी रणनीति थोड़ी डीले हुई। वो एक पॉइंट पर अब आपस में बात नहीं बना पाए। कई ऐसे सीट्स थे जिसको अपोजिशन ने आपस में ही कॉन्टेस्ट कर लिया। 7 से 8 सीटों पर उम्मीदवार दे दिए, एक दूसरे के अगेंस्ट कैंडिडेट दे दिए। तो ये बेसिकली ये स्ट्रेटजी लैक थी एक, और बाकी पार्टीज अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लेकिन हिस्सेदारी लेकिन देख रही थी, लेकिन उसको लेकर विवेक, भी काफी ओवरऑल डिले हुआ। ओवरऑल बिहार की आवाम का ट्रेंड क्या था? वो किस तरह सोच रहे थे? मैं जो रिजल्ट्स मेरे पास जो हैं उनके मुताबिक अगर हम वोट काउंट की बात करें तो इंडिविजुअली आरजेडी ने सबसे ज़्यादा वोट्स लिए हैं। तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से जायद वोटर्स ने आरजेडी को वोट किया है, जबकि सीट्स ज़्यादा बीजेपी के पास हैं, जिनको तकरीबन 1 करोड़ 81 हज़ार लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। तो आरजेडी ज़्यादा वोट्स लेने के बावजूद अगर हम उनकी सीट्स देखते हैं, वो सिर्फ 25 नशस्तों पर कामयाब रही। इसकी वजह क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सा रीजन है। वोट शेयर आरजेडी के ज्यादा हैं, लेकिन वोट ज्यादा बीजेपी और जेडीयू को मिले हैं। अब मैं आपको इसके रीजन समझाता हूँ। टोटल सीट्स 243 हैं। बीजेपी और जेडीयू ने 101 101 पर फाइट की। 101 सीटों पर फाइट करके बीजेपी ने लगभग 21% वोट जमा किए। 140 सीटों पर आरजेडी ने फाइट की। 140 सीटों के रेशियो के हिसाब से आरजेडी को 23% वोट मिले। अगर आरजेडी को बीजेपी से आगे निकलना था तो आरजेडी को कम से कम यहां पर 25 से 26% वोट चाहिए था, और ज्यादा मार्जिन से चाहिए था। क्योंकि सीट उन्होंने ज्यादा कॉन्टेस्ट की, इसलिए वोट शेयर उनका ज्यादा आया, उनको वोटर्स ज्यादा मिले। बनस्पत सीट कम कॉन्टेस्ट करके बीजेपी लगभग क्लोज रही। 2% का फर्क रहा, 2% का मार्जिन रहा बीजेपी और जेडीयू में, जबकि 40 सीटें ज्यादा फाइट कर रही थी आरजेडी, तब भी जो है वो कम वोट शेयर पे रहेगी। तो वोट शेयर अगर आप सीट प्रोस्पेक्ट से देखेंगे तो आरजेडी की कम है, लेकिन
हाँ, अगर इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर ज्यादा है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप उसमें को कंपेयर करेंगे तो नुकसान है। बिल्कुल ठीक। और नीतीश कुमार फैक्टर का कितना किरदार है गवर्नमेंट अलायंस को, जो एनडीए है, इसकी जीत में नीतीश कुमार फैक्टर कितना अहम रहा? क्योंकि हमने देखा कि बिहार में 9 मरतबा मुसलसल नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं और अब 10वीं मरतबा वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो वो फैक्टर कितना अहम रहा एनडीए की जीत में? देखिए, नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से गवर्नमेंट में है, बीच में 1.5 साल वो आरजेडी के साथ भी थे। नीतीश कुमार के साथ जो है वो बिहार की बेसिकली जो वुमेन वोटर्स हैं, फीमेल वोटर्स, वो ज्यादा जो पारिवारिक महिला है, जो आधी आबादी है, वो ज्यादा अलाइन हो जाते हैं। उसके पीछे दो तीन रीजन है। एक तो कि जो इससे पहले का रिजीम था, वो रिजीम जो आरजेडी के पास था, उस रिजीम को लेकर अभी भी लोगों के मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। ट्रस्ट फैक्टर है एक, जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ था उस रिजीम के लिए, वो ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी बरकरार है। दूसरा ये कि बिहार में बंदी है, बिहार में आप अल्कोहल नहीं बेच सकते, ना खरीद सकते ना बेच सकते हैं। अल्कोहल का कारोबार करना कंप्लीटली बैन है। इससे क्या हुआ है कि घर में जहां पर शराब पीकर मारपीट या फिर शराब पीकर जो अपराध होते थे, उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। और क्राइम के मामले में भी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में स्पेशली, उसमें बिहार ने काफी अच्छी प्रगति की है पिछले 20 सालों में। तो वो जो एक रुझान रहता है, वो जो एक ट्रस्ट रहता है, वो हमेशा रहता है नीतीश कुमार के पास। तो नीतीश कुमार फैक्टर काम करता है। और जब जैसे ही बात होती है कि नीतीश कुमार या आरजेडी, तो वो लोग कंपेयर करने लग जाते हैं कि उस रिजीम में या इस रिजीम में, किस रिजीम में बेटर माहौल था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस में बेटर था। तो वो कंपैरिजन में नीतीश कुमार को फायदा होता है। अच्छा, मुझे मुझे ये बताइए कि मुझे याद है कि तकरीबन 10-12 साल पहले नीतीश कुमार लाहौर आए थे और तब मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान में पंजाब की गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स में लैपटॉप्स तकसीम किए थे, तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने वहाँ की फीमेल स्टूडेंट्स को साइकिल्स दी हैं, तो मैं उनको इनक्रेज कर रहा हूँ कि वो स्कूल्स की तरफ आएँ। आपको लगता है कि ये जो चीज़ें थी, इनका भी इम्पैक्ट रहा है कि उस वक्त जो स्टूडेंट्स थे, अब वो डेफिनेटली उन 10-12 साल में उनमें से कई लोग होंगे जो अब बिहार में वोटर भी होंगे, और उन्होंने उस अप्रोच को जहन में रखते हुए भी नीतीश कुमार को पसंद किया। सेकेंडली, हमने ये भी देखा कि ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर जो है वो थोड़ा बात भी कर रही थी कि नीतीश कुमार ने जो लोन्स की मद में खवातीन को पैसे दिए हैं, ये भी एक फैक्टर है। देखिए इधर क्या होता है कि जनरली इलेक्शंस में माना ये जाता है कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट मानी जाती है। कभी भी कोई भी वेलफेयर स्कीम 2 साल 1 साल तक पब्लिक मेमोरी में नहीं रहती। तो वो 10 साल 12 साल पहले उन्होंने कोई वेलफेयर स्कीम चलाई और उसका इम्पैक्ट आज के इलेक्शंस पे होगा, ये नहीं होता है। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता, ये जनरल फिनोमेना ऐसे ही माना जाता है। लेकिन होता क्या है, इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में जो वेलफेयर स्कीम्स थे वो तो चला ही जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने डीबीटी स्कीम शुरू की है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो पैसा सरकारी योजनाओं के माध्यम से पहले वाया ब्यूरोक्रेसी पहुंचती थी, वो पैसा अब डायरेक्ट उनके खातों में डाल दी जाती है। जैसे पेंशन स्कीम, जैसे विडो कोई स्कीम है उसके तहत, जैसे बुजुर्ग पेंशन स्कीम, कोई हेल्थ स्कीम, वो डायरेक्ट पैसा डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाती है। तो उससे उनको डायरेक्ट बेनिफिट होता है। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के पॉलिटिक्स पे देखा जा रहा है, इंडिया के वोटर्स पे देखा जा रहा है। और बहुत आम है इस तरह का इन दिनों इंडिया में कि डीबीटी योजना लोगों को देना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा देना। बिल्कुल ठीक। आखिर में विवेक, ये बताइएगा कि हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में लाल किले के सामने जो धमाका हुआ, उसके बाद अभी भारतीय हुकूमत की जानिब से कोई ऑफिशियली तो कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन भारतीय मीडिया एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर वॉर मॉन्गरिंग शुरू हो चुकी है। तो आपको स्पेसिफिकली इंडियन गवर्नमेंट की पल्स क्या दिखाई दे रही है? देखिए, हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मैटर को, और जहां तक ये है कि इसके जो कनेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कहना भी बहुत इनिशियल है, क्योंकि जब तक इस बार हम बहुत स्ट्रांग लिंक्स लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम जो है वो, और जो एविडेंस है वो विद एविडेंस आएंगे। गवर्नमेंट का स्टांस अभी यही है कि हम इसको पूरा क्रैकडाउन करेंगे। जो स्लीपर सेल्स, जो ओजीडब्ल्यूज हैं, वो ग्राउंड वर्कर्स हैं जो स्लीपर सेल्स के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको क्रैकडाउन करेंगे, और उनको क्रैकडाउन करने के बाद उनके लिंक्स निकालेंगे
और जो पर्टिकुलर लिंक्स स्टैब्लिश होंगे उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट अपना स्टांस बताएगी या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट का टेक होगा वो आपके सामने आएगा। लेकिन ये जो महबूबा मुफ्ती को भी मैं सुन रहा था, वो भी बड़ा एक अहम सवाल कर रही हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि डॉक्टर्स का इस सारे मामले के अंदर बड़ा अहम किरदार सामने आ रहा है। डॉक्टर्स कंपैरेटिवली पढ़ा लिखा तबका है, इकोनॉमिकली भी वो स्टेबल होते हैं, तो ऐसा क्या किया है बीजेपी की गवर्नमेंट ने कि डॉक्टर्स जो है वो भी इस हद तक जाने पर मजबूर हो गए हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर्स जो है उस हद तक जाए। रेडिकलाइजेशन को आप किसी पर्टिकुलर पेशे से नहीं जोड़ सकते। रेडिकलाइज कोई भी हो सकता है। रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथ एक ऐसी चीज है जो एक पढ़ा लिखा आदमी भी हो सकता है, एक इंजीनियर भी हो सकता है। आप ओसामा बिन लादेन को ले लीजिए, वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था लेकिन वो टेररिस्ट था। आप अफजल गुरु को ले लीजिए, जो पार्लियामेंट अटैक में जो मेन किरदार था अफजल गुरु, वो एक बहुत पढ़ा लिखा लेकिन वो रेडिकलाइज था। आपके यहाँ कई लोग हैं, हाफिज सईद पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन रेडिकलाइज है। दाऊद इब्राहिम पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन हालांकि अब उसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो रेडिकलाइज है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़ लिख के उसके बाद रेडिकलाइज हो जाते हैं, या फिर रेडिकलाइज लोगों को करते हैं या लोगों को उकसाते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर हिंसा करने के लिए एक तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, धर्म का वास्ता देते हैं। तो ये रेडिकलाइजेशन का मुझे नहीं लगता कि किसी पेशे से, पर्टिकुलर पेशे से कोई कोई राबता है। मुझे लगता है कि ये एक रेडिकलाइजेशन एक अलग चीज है जो सिर्फ और सिर्फ बहकावे में आकर अंजाम देने की जो है वो हरकत नजर आती है। उसके बाद एक एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, उसमें हो सकता है डॉक्टर भी हो, उसमें हो सकता है इंजीनियर भी हो, उसमें हो सकता है नॉर्मल आदमी भी हो, बिल्कुल उसमें हो सकता है एक साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला भी हो। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया विवेक, आपने प्रोग्राम के लिए। नाज़िन भारती सहाफ़ी विवेक हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की आपने सुनी।